गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और खाकी वर्दी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र में मैंने आप लोगों को गंगा जिस तरीके से बहती है अपने भारत के 5 राज्यों के अंदर, बच्चों उन्हीं 5 राज्यों के बीचों बीच मैंने आप लोगों को कल की क्लास में गंगा को बहा के दिखाया था। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई थी। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको ये लग रहा था कि क्या हम इस तरीके से बहाएंगे गंगा को तो हमारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बिल्कुल कवर हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर हमें लिख के भी बताएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, इसकी जो थ्योरी है वो क्या बनेगी। तो बेटा, सबसे पहले थ्योरी में आप लोगों को ध्यान रखना है गंगा नदी तंत्र में कि गंगा नदी तंत्र में बनने वाले महत्वपूर्ण 5 प्रयाग जो हैं वो कौन कौन से हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि पंच प्रयाग कहाँ बनते हैं, तो आप बोलेंगे उत्तराखंड में बनते हैं। और पांचों के पांचों प्रयाग को सीक्वेंस में भी आपसे पूछ सकता है कि जो पहले बनेगा उसको पहले रखेंगे, जो बाद में बनेगा उसको बाद में रखेंगे। आपसे यह भी पूछ सकता है कि भाई अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम को हम किस नाम से जानते हैं, कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग कौन सी 2 नदियों से मिलकर बनता है, अलकनंदा और मंदाकिनी। आपसे पूछ सकता है गंगा का नाम गंगा सबसे पहले कहाँ पर पड़ता है, आप बोलेंगे देवप्रयाग में। देवप्रयाग कौन सी 2 नदियों का संगम है बेटा, आप बोलेंगे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम ही आपका देवप्रयाग कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनेंगे, तो आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन हम गंगा नदी तंत्र से कवर करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा गंगा नदी तंत्र। सारे के सारे बच्चे मजे में होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। बेटा, सबसे पहले तो हमने बात की थी यहाँ कि गंगा का नाम जो गंगा है वो कहाँ पर पड़ता है। तो पहला पॉइंट आप लोगों का ये कवर होना चाहिए कि गंगा नदी का नाम गंगा। तो गंगा नदी का नाम गंगा बेटा देवप्रयाग के अंदर, और देवप्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। देवप्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि गंगा सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है। गंगा सबसे पहले पहाड़ों को छोड़ते हुए गंगा बच्चों मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है। और जहां पर गंगा सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करेगी वहीं पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में जाके स्नान भी करते हैं। और बच्चों, वो जगह कौन सी है, वो जगह है हरिद्वार। तो सबसे पहले गंगा मैदानी भाग में जहां पर प्रवेश करेगी बच्चों, वो शहर कौन सा होगा, आपका हरिद्वार होगा। और ज्यादातर लोग गंगा के अंदर मेरे बच्चों स्नान कहाँ करके आते हैं, हरिद्वार में ही करके आते हैं। उत्तराखंड का शहर है हरिद्वार। हम बात करें बच्चों इसके बाद गंगा को गढ़गंगा कहाँ कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा को गढ़गंगा, तो बेटा गंगा को गढ़गंगा कहा जाता है गढ़मुक्तेश्वर में। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश। बच्चों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि गंगा एक ऋग्वेद कालीन नदी है, ऋग्वेद के समय से बह रही है बच्चों। गंगा कैसी नदी है, एक ऋग्वेद कालीन नदी है। और हम बात करें तो ऋग्वेद के अंदर गंगा का जो वर्णन है बेटा वो सिर्फ एक बार किया गया है। सबसे ज्यादा बार वर्णन ऋग्वेद में कौन सी नदी का किया गया है, सिंधु नदी का। इसीलिए सिंधु नदी को हमने क्या बोला था, सबसे महत्वपूर्ण नदी बोला था।
ठीक है ना। तो ऋग्वेद में गंगा का वर्णन बेटा कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। हम बात करें, गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है बेटा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया बोल देंगे, भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है ये, लॉन्गेस्ट रिवर है। आपसे पूछे कि भाई भारत की सबसे लंबी जो नदी है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, कुल लंबाई, तो बेटा आप बोलोगे कि इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525, ठीक है। लेकिन अब मैं जो आपको इसकी लंबाई भारत में बताने वाला हूं वो याद रखना है। भारत में बेटा ये बहती कितनी है, तो भारत में इसकी लेंथ है 2071 किलोमीटर। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, 2071 किलोमीटर भारत के अंदर गंगा बहती है। टोटल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया होगी बच्चों ये। गंगा नदी जो है बेटा ये दो देशों में बहती है। दो देश कौन से? एक तो भारत, और भारत में बहने के बाद बच्चों ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को क्या बोलते हैं बच्चों? पद्मा नदी। तो गंगा का नाम क्या है बांग्लादेश में गुरुजी? पद्मा है। ठीक है। साथ ही साथ हम बात करें तो भारत के कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्यों से। बेटा निकली कहाँ से थी? उत्तराखंड से। ठीक है। उत्तराखंड के बाद हम बात करें तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बच्चों, इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जो लंबाई है गंगा की, वो कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। तो गंगा की सर्वाधिक लंबाई कौन से प्रदेश में होगी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद बेटा ये कहाँ चली जाती है? बिहार के अंदर। बिहार के बाद हम बात करेंगे तो झारखंड में। और झारखंड के अंदर लंबाई बच्चों इन 5 राज्यों में सबसे कम है। तो आपसे पूछ ले कि सबसे कम लंबाई गंगा की कौन से राज्य में है, तो आप बोलेंगे झारखंड में। सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और बेटा झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल बहते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है, जहां इसको पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। ठीक है। गंगा नदी के बारे में ये बात आप लोगों को पता लग चुकी है? बिल्कुल पता लग चुकी है। बेटा हम बात करें कि गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शहर हैं, लेकिन गंगा के किनारे बसा जो सबसे बड़ा शहर होगा वो कौन सा होगा? गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर, याद रखिएगा, कानपुर है। गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर, बेटा कौन सा होगा? कानपुर। और कानपुर जो है ये आप सभी जानते हैं चमड़े के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का बहुत पॉपुलर शहर है कानपुर। ठीक है। ये गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं उनमें सबसे बड़ा है। बच्चों हम बात करें तो गंगा की भारत में पहली जो सहायक नदी है, गंगा की प्रथम सहायक, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। बच्चों गंगा के अंदर सबसे पहले कौन सी नदी ने पानी गिराया था? कल हमने देखा भी था कि कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर रामगंगा नाम की नदी ने, जो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहती है बच्चों, उसने सबसे पहले पानी गिराया। तो ये गंगा की पहली सहायक हो जाएगी। हम बात करें तो गंगा की भारत में अंतिम सहायक कौन सी होगी? गंगा की भारत में
बेटा अंतिम सहायक, लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन इंडिया। तो लास्ट ट्रिब्यूटरी जो होगी बच्चों, वो हमने दार्जिलिंग क्षेत्र से निकलने वाली एक नदी, जिसने पानी गिराया था पश्चिम बंगाल के अंदर, नाम था उसका महानंदा नदी। कौन सी नदी? महानंदा नाम की नदी। आपसे कोई पूछ ले कि भाई गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? बेटा गंगा की सबसे बड़ी सहायक, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो कौन सी होगी फटाफट बताओ। पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बच्चों। फटाफट बताइएगा, फटाफट, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। जितने भी बच्चे हैं मेरे को बताइएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बेटा कौन सी है? जो बच्चा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा, समझ लीजिएगा वो खाकी वर्दी पहनने का हकदार है सही मायने में। क्योंकि ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों को आने चाहिए। और यदि ये क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहे हैं, तो फिर मेरे बच्चों आपका एक दायित्व बनता है। क्या दायित्व बनता है फिर? देखिएगा, जिसको इस क्वेश्चन के बारे में पता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है, तो बच्चों वो हकदार है, बहुत अच्छे से उसने तैयारी कर रखी है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन जिसको इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो, तो बेटा उसका एक दायित्व बनेगा। क्या बनेगा? कि उसको कभी भी टीचर को सलाह नहीं देनी कि ऐसे कराओ वैसे कराओ। उसका एक ही दायित्व है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से वो तैयार करता चले। सलाहकार नहीं बनेंगे फिर, ठीक है। और मेरे हिसाब से एक भी बच्चे ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है बच्चों। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी गागरा, जो कल मैंने आपको पढ़ाई थी, बारचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है नेपाल में, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चों ने क्या आंसर दिया है? सारे के सारे बच्चों ने यमुना आंसर दिया है कि यमुना नदी होगी सबसे बड़ी। बेटा यमुना नदी नहीं होगी सबसे बड़ी सहायक, यमुना नदी सबसे लंबी सहायक होगी। आपसे पूछ रहे गंगा की सबसे लंबी सहायक। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, इसको हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। ये होगी यमुना नदी। अब दोनों बातों में अंतर है बेटा, एक है लंबी, एक है बड़ी। बड़ी का मतलब क्या होगा? बड़ी का मतलब होगा वाटर वॉल्यूम। जो गंगा में ज्यादा पानी गिराएगी उसे हम बड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बड़ी बोलेंगे। और मेरे दोस्त, एक होगी लेंथ के अकॉर्डिंग, एक क्या होगी? लेंथ के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो एक लेंथ के अकॉर्डिंग होगी तो वो तो लंबी सहायक होगी। वो लंबी सहायक कौन सी होगी? यमुना। लेकिन जो गंगा में ज्यादा पानी गिराएगी वो लंबी तो नहीं है यमुना जितनी, लेकिन मेरे दोस्त उसको हम क्या बोल देंगे? बड़ी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बड़ी बोल देंगे, ठीक है ना। सर जी मैप से पढ़ाओ बेटा, ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, मैप से ही पढ़ा रहा हूं बाकी तो। लेकिन ये क्वेश्चन मैप के अंदर बना दूं क्या? भारत के मैप के अंदर लिख दूं ये क्वेश्चन? है? तुम्हें पढ़ने से मतलब नहीं है, बस तुम्हें कुछ ना कुछ कमी निकालने से मतलब है कि बस मैं बोलता रहूंगा बेटा, है ना। हाँ, पढ़ने से मतलब होता तो ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम कई बार पढ़ चुके हो, स्कूली दिनों में भी। स्कूलों के क्वेश्चन है ये जो कंपटीशन में पढ़ रहे हो। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होगी? यमुना नदी होगी। बच्चों अब हम बात करेंगे कि गंगा जो है ना, ये भारत की क्या है? राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय नदी। तो चुपचाप सारे के सारे बच्चे फोकस करेंगे क्लास के ऊपर। नेशनल रिवर बच्चों, हम बात करें तो इसको 2008 के अंदर राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिल गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2008 के अंदर इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिल गया था। बच्चों हम बात करें
तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, बेटा भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, आपको पता है कौन सा है? डॉल्फिन। वो कहाँ पाया जाता है? गंगा में ही पाया जाता है डॉल्फिन। बच्चों डॉल्फिन को हम क्या बोलते हैं? प्लाटानिस्टा गैंगटिक भी बोलते हैं। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, प्लाटानिस्टा गैंगटिक। ठीक है। और डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? गंगा में ही। और बच्चों ये प्लाटानिस्टा गैंगटिक जिसको हम डॉल्फिन बोल रहे हैं, आपसे ये पूछ ले कि इसको जलीय जीव का दर्जा कब मिला था, तो आप बोलेंगे वर्ष 2009 के अंदर। तो ये अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। और बेटा इसको जलीय जीव का जो दर्जा मिला था वो कब मिला था? 2009 के अंदर मिला था। ठीक है। आप सभी को पता होगा कि गंगा का जो जल है बच्चों, वो कई दिनों तक, कई महीनों तक खराब नहीं होता। और यही कारण है कि जब भी हम हरिद्वार में जाते हैं तो वहां से 5-5 लीटर, 10-10 लीटर, 20-20 लीटर जो है गंगा का जल बच्चों हम अपने घर में ला के रख देते हैं। और फिर उसको कई दिनों के बाद संभालते हैं तो उस जल में कोई स्मेल नहीं होती, बिल्कुल साफ होता है। ऐसा क्यों होता है? तो मेरे दोस्त वो इसलिए होता है क्योंकि गंगा का जो जल है ना, वो खुद ही क्या होता है? साफ होता रहता है। सर जी खुद कैसे साफ होगा? तो बच्चों गंगा नदी के अंदर गंदगी खाने वाले वायरस पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस। तो आपको पता होना चाहिए गंगा नदी के जल में बैक्टीरियो फेज वायरस। कौन से वायरस पाए जाते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस, जो गंदगी फैलाने वाले जीवाणुओं को मार के खाते रहते हैं बच्चों। ठीक है। और बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाने के कारण बच्चों गंगा जो जल है वो क्या रहता है? शुद्ध रहता है, साफ रहता है। ठीक है। और यही कारण है कि लोग यहाँ पर जाके स्नान करते हैं और स्नान करके बोलते हैं कि हम यहाँ अपने पाप धोने आए हैं। बेटा पाप कभी ना तो कटते हैं ना कभी धुलते हैं। यदि आपने पाप किए होंगे तो वो भुगतने पड़ेंगे। ठीक है ना? उनका फल आप लोगों को मिलेगा। इसलिए पाप करने से आपको बचना है। और गंगा नदी के अंदर स्नान करने से बच्चों ऐसा नहीं है कि आपके जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। ठीक है। तो मेरे दोस्त यदि ऐसा होता तो सबसे ज्यादा पापी फिर हरिद्वार में होते, क्योंकि पाप करने के बाद जो हरिद्वार से गंगा गुजरती है उसमें डांक लगाते रहते, नहाते रहते। ठीक है। तो बच्चों ये गंगा के जल में एक पावर है कि इस जल के अंदर बच्चों गंदगी खाने वाले वायरस पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है। समझ में आई बात? तो बच्चों गंगा का जब जल इतना साफ है तो इसको हम बोल देते हैं शिवम साफ होने वाली नदी। तो आपसे पूछ रहे कि भारत की एक ऐसी नदी बताओ जो खुद ही अपना जल साफ करती रहती है। उसको हम बोलेंगे सेल्फ प्यूरिफायर रिवर। शिवम ही मेरे दोस्त ही अपने जल को क्या करती रहती है? साफ करती रहती है। ठीक है। बेटा हम बात करें, ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र। ठीक है।
यानी कि रिवर सिस्टम। सबसे बड़ा हमने क्यों बोल दिया, एक तो आप लोगों ने देख लिया होगा मैप के ऊपर कि कितनी लंबाई में ये बहती है। बच्चों जब ये इतनी लंबाई में बहती है तो ये कितने राज्यों के जल को बच्चों कवर करते हुए आगे बढ़ती है, तो भारत के 15 राज्यों के क्षेत्र को ये कवर करती है बच्चों। कितने राज्यों का जल लेके ये आगे बढ़ती है बच्चों, 15 राज्यों का। ठीक है, तो भारत के 15 राज्यों का क्षेत्र बच्चों ये क्या करती है, कवर करती है। इसलिए मैंने इसको बोला है ये सबसे बड़ा क्या होगा आपका, नदी तंत्र होगा, गंगा नदी तंत्र। बच्चों आपको ध्यान रखना है गंगा के बारे में कि भारत का जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग जिसको हम बोलते हैं नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग जिसको हम बोलेंगे नेशनल वाटरवे नंबर 1, बेटा ये इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक बच्चों 1620 किलोमीटर ये लंबा जल के अंदर जलमार्ग बनाया गया है, गंगा नदी में ही निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई बताइएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 जो है, जो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है बच्चों, आंतरिक जलमार्ग इन्हें बोलेंगे, इनलैंड नेशनल वाटरवे बोलते हैं, आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग। तो बेटा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग जो सबसे लंबा है जिसको नेशनल वाटरवे नंबर 1 बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से बच्चों पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबाई बच्चों इसकी है, और इसको गंगा नदी के अंदर निर्धारित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 इसे हम बोलेंगे। बेटा हम बात करें तो गंगा की सफाई के लिए बार बार जो है वो मांग उठती रहती है कि ये हमारी राष्ट्रीय नदी है, इसको गंदा मत करो, इसकी साफ सफाई रखा करो। तो बच्चों सबसे पहले गंगा के ऊपर 14 जनवरी 1986 को एक प्लान लॉन्च किया गया, उसको बोलते हैं गंगा एक्शन, गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया जाता है बच्चों। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए, साफ रखने के लिए 14 जनवरी 1986 को गंगा एक्शन प्लान मेरे दोस्त क्या है, लॉन्च कर दिया गया। ठीक है बच्चों, जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनते ही बच्चों नरेंद्र मोदी ने गंगा को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए जून 2014 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसको बोलते हैं नमामि गंगे। क्या बोलते हैं बेटा, नमामि गंगे योजना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए मेरे दोस्त 2014 में कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया था, तो आप बोलेंगे कोई ना बात भाई, सूरजमल सैनी पढ़ ले यार, क्यों दिमाग खराब करता है। ठीक है, तेरे को तो नौकरी लगना नहीं है, दूसरों को तो करने दे यार। तेरे को ज्यादा पता है क्या कि कब होगा ये कब नहीं होगा, है? तुम बिल्कुल हल्के में ले गए हो क्या सभी को, मतलब तेरे को ज्यादा पता है क्या? तू तो यार तैयारी करने वाला बच्चा है, हम पढ़ाने वाले हैं और बहुत सालों से पढ़ा रहे, तो चुपचाप पढ़ ले यार, क्यों फालतू की बकवासबाजी करता है ना? मतलब आप क्या चाहते हो कि सिलेबस हमारा 10 दिन में हो जाए और 10 दिन का सिलेबस करने के बाद हम नौकरी लग जाएंगे? बेटा ये वहम है तुम्हारा, जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन टूट जाएगा ये वहम, क्योंकि जब तक तुम डीपली नहीं पढ़ोगे तो तुम अकेले थोड़ी जा रहे हो पेपर देने। इतना बड़ा कंपटीशन तुम दिल्ली पुलिस के अंदर देखते हो यार, जब आपको सामने वाला पढ़ा रहा है तो तुम पढ़ते रहो, अपने आप कंप्लीट होगा सिलेबस, टेंशन क्यों लेते हो?
क्या पता जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन कवर हो जाए, तो तुम्हारा सिलेबस तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। मान के चलो ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन आने हैं, और बेटा मैं इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ और यहीं से आपके 4 क्वेश्चन आ जाएं, तो आगे वाला सिलेबस करने का तो फिर औचित्य ही नहीं बनता। तो तुम्हें थोड़ी पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ से नहीं आएगा, तुम्हें नहीं पता। तो जब तुम्हें कुछ नहीं पता है तो सामने वाला जो पढ़ा रहा है उसको चुपचाप पढ़ते रहो। तुम्हारे हाथ जो है वो निचले नहीं बैठते क्या? तुम साथ के साथ लिख लिया करो। तुम टाइपिंग क्यों करते हो? तुम कमेंट करने के लिए जो टाइपिंग करते हो क्यों करते हो? तुम लिख लिया करो ना, ये काम आएगा जिंदगी में। ठीक है, मतलब सामने वाला आपको डीपली पढ़ाए तब भी दिक्कत, ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ा दे तब भी दिक्कत। मैं 15 दिन में सिलेबस कवर करा दूंगा तो तुम खुश हो जाओगे क्या? है? मान के चलो मैं 15 दिन में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर दूं और मैं बोल दूं कि भाई हो चुका तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट, तो मेरे बोलने से तुम्हारे नौकरी लग जाएगी 15 दिन में? कि भाई 15 दिन में सिलेबस हमने सबसे पहले किया था और इनको नौकरी दे दो, ऐसे तो नहीं लगेगी ना। पढ़ना पड़ेगा, बचो मत। ठीक है। गंगा स्मार्ट सिटी। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातें कम करता हूँ बेटा। मेरे को पता है कि आजकल का जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है ना, उसको थोड़ी सी चुपड़ी चुपड़ी बातें पसंद है, कि हमें गुस्सा ना। तो गंगा स्मार्ट सिटी बेटा, अगस्त 2016 में गंगा नदी के किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं उनको स्मार्ट तरीके से विकसित करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था अगस्त 2016। उसको बोलते हैं गंगा स्मार्ट सिटी। क्या बोलते हैं बेटा? गंगा स्मार्ट सिटी बोलते हैं। ठीक है ना? यहां तक चीजें क्लियर हुई? चलेगा, आगे बढ़ेंगे। तो ये गंगा के बारे में सारी की सारी बातें आप लोगों को बच्चों पता लग चुकी है। अब हम बात करें कि गंगा की जो सहायक नदी हमने पढ़ी है। बच्चों गंगा की सहायक नदियों में यमुना को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, यमुना से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यमुना रिवर को। यमुना नदी। बेटा हम बात करें तो ये जो यमुना नदी है, आपको पता होना चाहिए किस प्रकार की नदी है। ये एक ऋग्वेद कालीन नदी है। कैसी नदी है? ये ऋग्वेद कालीन नदी है। ठीक है। और बेटा ये ऋग्वेद कालीन नदी है, तो ऋग्वेद में इसका वर्णन कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में इसका वर्णन 3 बार हुआ है। अगले 20 से 25 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बस ये 2-3 चैप्टर ही बड़े और लेंथी चैप्टर हैं, उसके बाद तो बच्चों एक एक दिन में 2-2 चैप्टर होंगे, छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है। तो ऋग्वेद के अंदर वर्णन कितनी बार हुआ है यमुना नदी का? 3 बार। बच्चों यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। और भारत के अंदर भी बच्चों सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी ही है। आपसे पूछ ले कि भाई इसकी लंबाई कितनी है, जब सबसे लंबी हम बता रहे हैं, तो बेटा 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब यमुना नदी अपना पानी गिराती है गंगा में, तो कहाँ गिराती है? तो यमुना और गंगा का जो मीटिंग पॉइंट होगा बेटा, वो क्या होगा? प्रयागराज होगा। क्या होगा? प्रयागराज होगा। ये जो यमुना नदी है बच्चों, इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है कालिंदी। तो यमुना नदी का एक और नाम आपको याद रखना है, कालिंदी नदी। तो कालिंदी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? यमुना नदी को। हम बात करें बच्चों तो इसको किस उपनाम से जाना जाता है?
हम उपनाम का जिक्र करेंगे तो इसको बोलते हैं यम की बहन, यमराज की बहन है बच्चों, इसीलिए तो इसे यमुना कहा जाता है, यम की बहना यमुना। और मेरे दोस्त, यमराज बेटा है किसका? सूर्य का, तो यमुना भी किसकी पुत्री हो जाएगी? सूर्य की पुत्री। तो इसको सूर्य की पुत्री कहा जाता है और यम की बहन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? यम की बहन इसे कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों? हम बात करें तो यमुना की जो सहायक नदी होगी वो हमने कल पढ़ी थी। तो यमुना की सहायक नदियों में आपका एक नदी आएगी गिरी नदी, एक नदी आएगी टोंस नदी, गिरी नदी, टोंस नदी। उसके अलावा बच्चों हिंडन नदी, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। बेटा इसके अलावा चंबल, चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद बेतवा, बेतवा के बाद केन इत्यादि। तो ये बहुत सारी नदियां हैं जो यमुना में पानी गिराती हैं। ये यमुना की क्या होंगी बेटा? ट्रिब्यूटरी होंगी। ठीक है ना? हम बात करें तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सहायक नदी होंगी यमुना की, जहां से क्वेश्चन हमारे सबसे ज्यादा बनेंगे, वो होगी चंबल। चंबल नदी। बेटा चंबल नदी से क्या पूछ सकता है? एक तो चंबल नदी से इसका ओरिजिन पॉइंट पूछ सकता है। ओरिजिन का मतलब होता है जहां से कोई नदी निकलती हो, उद्गम पूछा जा सकता है। और मैं बात करूं तो चंबल नदी का उद्गम मैंने आपको बताया था कि भाई प्रदेश है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक जिला है मऊ जिला, और मऊ जिले के अंदर एक पहाड़ी मैंने बताई थी आपको, जनापाऊ पहाड़ी। और इसी जनापाऊ पहाड़ी से ये नदी निकलती है, चंबल नदी। ठीक है बेटा? फिर ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये बहना शुरू कर देती है राजस्थान, राजस्थान के बाद बच्चों ये आ जाती है उत्तर प्रदेश। ठीक है? और इस पूरे के पूरे क्षेत्र को हम बोलते हैं मालवा का पठार। तो आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि मालवा के पठार में कौन सी महत्वपूर्ण नदी बहती है, तो आप बोलेंगे बेटा वो चंबल नदी बहती है। ठीक है? उत्तर प्रदेश, बहते हुए इटावा, इटावा यूपी का हिस्सा है। इटावा के अंदर मेरे बच्चों यमुना में इसका क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है। तो ये यमुना में कौन से स्थान पर मिलती है बेटा? इटावा के अंदर मिलती है। ठीक है? कल आपने मानचित्र के ऊपर देखा भी होगा कि ये इटावा में मिल रही है। हम बात करें तो चंबल नदी जो है ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, मेन रिवर ऑफ राजस्थान बोलेंगे। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है बच्चों। ठीक है? हम बात करें गहरे गड्ढों का ये निर्माण करती है, गहरे गड्ढों का निर्माण, जिनको हम क्या बोल देते हैं? बीहड़।
बीहड़, राजस्थान के लोग इन गहरे गड्ढों को बीहड़ बोलते हैं। तो नदी के जल के द्वारा जो बीच रास्ते में बच्चों काट के जमीन को गड्ढे तैयार किए जाते हैं, तो उन गड्ढों को, जो नदी के जल के द्वारा काटे गए गड्ढे हैं बच्चों, उनको राजस्थान के लोग बीहड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीहड़। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे गड्ढे तैयार करती है? बेटा, जब मध्य प्रदेश से ये निकल के राजस्थान में आती है तो राजस्थान की जो जमीन है वो क्या है? सॉफ्ट है, बालू रेत है, हल्की मिट्टी है। तो तेज गति से बहता हुआ जल चंबल नदी का जब राजस्थान के बालू रेत में प्रवेश करेगा, तो बच्चों वो जल बालू रेत को क्या है? काटना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां की जो जमीन है वो सॉफ्ट है, मुलायम है, कठोर नहीं है। जब जमीन मुलायम होगी, सॉफ्ट होगी, तो वो तेज गति से बहता हुआ जल वहां पर उस जमीन को काटेगा, और काटते ही क्या बन जाएंगे? गहरे गहरे गड्ढे बन जाएंगे। और इन गहरे गहरे गड्ढों को हम क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। तो भारत के अंदर एक ऐसी नदी जो गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, तो मेरे दोस्त उसे हम क्या बोल देंगे? चंबल नदी बोल देंगे। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बीहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। बेटा, ये जो चंबल नदी है ना, इसी नदी में सबसे ज्यादा भारत के अंदर घड़ियाल देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो एलिगेटर हैं, घड़ियाल हैं। सबसे ज्यादा जो घड़ियाल हैं वो कौन सी नदी के अंदर बच्चों देखे जाते हैं? इसी नदी में। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कभी आपका मन घड़ियाल देखने का करे तो आप कौन सी नदी पर जाना पसंद करोगे? तो तुम्हें चंबल नदी के ऊपर ही जाना पड़ेगा। ठीक है ना? चंबल नदी के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा। बेटा, 5 राज्यों के अंदर तो ये बहती है, लेकिन अब जैसे मैं बात करूं हरियाणा, अब कैसे तुम्हें समझाऊं यार? मैंने ये थोड़ी बोला है कि ये 15 राज्यों के अंदर बहती है, मैंने बोला है कि 15 राज्यों का क्षेत्र कवर करती है। मैंने बोला है 5 राज्यों में बहती है। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? जैसे हरियाणा है, हरियाणा में गंगा नहीं बहती, हरियाणा में यमुना बहती है। तो हरियाणा का जो जल है वो यमुना लेके जाएगी, तो यमुना कहाँ लेके जाएगी? यमुना अपनी छाती पे थोड़ी लेके जाएगी जल। यमुना अपना जल प्रयागराज के अंदर गंगा में गिरा देगी। तो हरियाणा का जल भी तो लास्ट में कौन लेके जा रहा है? गंगा ही तो लेके जा रही है बंगाल की खाड़ी में। तो हरियाणा वाला जो क्षेत्र है उसको भी तो गंगा नदी कवर करेगी। अब गंगा हरियाणा में बहती थोड़ी है। तो दोनों बातें क्या होगी? समझ में आई बात? घड़ियाल का क्या मतलब होता है? घड़ियाल नहीं देखे तुमने? मगरमच्छ, मगरमच्छ का छोटा भाई होता है घड़ियाल। ठीक है ना? हाँ। नहीं हो सकती जयंत कुमार, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। मैंने बोला है भारत में अंतिम सहायक। तो ब्रह्मपुत्र भारत में थोड़ी मिलती है, गंगा के अंदर बांग्लादेश में मिलती है। तो सबसे ज्यादा घड़ियाल बेटा कौन सी नदी के अंदर? आपको पता होना चाहिए, चंबल नदी के अंदर। ठीक है, अब हम बात करें कि चंबल की जो सहायक नदी है वो कौन सी है। बेटा, चंबल की जो सहायक नदी है, चंबल की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? बनास नदी। तो याद रखेंगे, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी। और बनास नदी एक ऐसी नदी है जो अपना संपूर्ण कालचक्र राजस्थान में ही क्या करती है? पूरा करती है। ठीक है बच्चों, अन्य सहायक नदियों में हम बात करें, यमुना के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है गंगा की सहायक नदी में कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी नदी के बारे में सारी बातें मैं कल आपको बता चुका था, बस इतना सा ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है बच्चों। और सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है तो यही कारण है कि इसे हम बोलते हैं तोरो ऑफ बिहार। बेटा, इसे बिहार का दुख कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम?
बिहार का दुख बोलते हैं। ठीक है। हाँ, कोसी के बाद आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट सोन नदी, जो अमरकंटक से निकली थी बेटा। सोन नदी, इसका नाम सोन नदी क्यों पड़ा है? क्योंकि इस नदी के अंदर कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं? गोल्ड पार्टिकल। सोने के कण पाए जाने के कारण। तो बेटा सोने के कण पाए जाने के कारण इसका नाम क्या है? सोन नदी है। ठीक है। ये सोन नदी अमरकंटक से निकलकर, हम बोलेंगे दक्षिण भारत से निकलकर, और दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में मिलने वाली नदी है बच्चों ये। गंगा के अंदर ये मिलने वाली नदी है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? सोन नदी हो जाएगी। तो बेटा गंगा नदी तंत्र से सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब हम नोट करके एक पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि एक ऐसी नदी जो गंगा की क्या होगी? ट्रिब्यूटरी नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटरी होगी, उसको हम बोलेंगे वितरिका। और आपसे पूछ ले कि गंगा की वितरिका कौन सी नदी है? गंगा की जो वितरिका है बच्चों, वो आपकी होगी हुगली नदी। जिसके किनारे बसा हुआ है कोलकाता। ठीक है, जिसके किनारे बसा हुआ है कोलकाता। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई? यहां तक बेटा चीजें क्लियर हुई। तो अगला जो हमारा नदी तंत्र होगा उसका नाम होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हेडिंग डालिएगा। सिंधु नदी तंत्र हम पढ़ चुके हैं, गंगा नदी तंत्र हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा ये होगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। पहले तो मैं आप लोगों को ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बता देता हूं, उसके बाद इसको हम बहाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये एक मेल रिवर है, यानी कि पुल्लिंग नदी है। बच्चों इसके नाम के पीछे पुत्र जुड़ा हुआ है और पुत्र हमेशा मेल होता है। ठीक है, तो भारत की ये महत्वपूर्ण क्या हो जाएगी? मेल रिवर हो जाएगी, पुल्लिंग नदी हो जाएगी। बच्चों इसको हम सन ऑफ ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्मा जी का पुत्र बोलते हैं। ब्रह्मा भगवान कौन है बच्चों? जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, इसीलिए उसे ब्रह्मांड बोलते हैं। तो ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मपुत्र। बेटा ये जो नदी हम पढ़ेंगे इसका ओरिजिन पॉइंट जो होगा, उद्गम बिंदु इसका जो होगा, वो आपका कौन सा ग्लेशियर होगा? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। बेटा इसी ग्लेशियर से सतलुज, इसी ग्लेशियर से सिंधु, और इसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है ये कौन सी रेंज का हिस्सा है? कैलाश रेंज का हिस्सा। और बेटा कैलाश रेंज जो है वो कौन से हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा। और ये ट्रांस हिमालय कौन से क्षेत्र में है? तिब्बत क्षेत्र में। तिब्बत क्षेत्र।
और बेटा ये जो तिब्बत क्षेत्र है ये आपका कौन से देश का हिस्सा होगा? चीन देश का। तो यहां से निकलती है, ठीक है। यहां से निकलने के बाद तिब्बत के अंदर बच्चों इस नदी को हम क्या बोलते हैं? तो बेटा तिब्बत में इसका नाम है सांगपो। सांगपो, ठीक है। तो तिब्बत के अंदर इसको सांगपो रिवर कहा जाता है। और ये सांगपो रिवर बच्चों पूर्व में बहते हुए भारत में फिर क्या कर जाती है? प्रवेश। और बेटा भारत के अंदर जो ये एंटर करेगी सबसे पहले, ये नामचान बारवे नामक पर्वत को काटते हुए, मैंने आपको नामचा बारवे माउंटेन पढ़ाया था। पूर्वी हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? नामचा बारवे। नामचा बारवे पर्वत को काटकर, और काटने के बाद बच्चों एक दर्रा बनेगा, उसको हमने क्या बोला था? यांगयाप। यांगयाप दर्रे से होकर बच्चों अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले ये प्रवेश करेगी। तो अब की बार मैं आपको पहले लिखवा रहा हूं, क्योंकि पहले लिखने से समझ में नहीं आएगा, पहले बहाने से समझ में आता। लेकिन तुम लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हो कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। तो अब की बार मैं ब्रह्मपुत्र नदी में पहले तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके बाद बहा के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र बनता है, ठीक है ना। हाँ चार्ट बनाएंगे भाई, चार्ट भी बनाएंगे, बिना चार्ट थोड़ी घुमाएंगे इसको, चार्ट भी बनाएंगे, ठीक है। चार्ट भी बनाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ रटने की आदत है कि हमें चार्ट सूट से कोई मतलब नहीं है, मानचित्र से कोई मतलब नहीं है। कई तो बोलते हैं हमें नौकरी से भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो बेटा तुम कर क्या रहे हो? नौकरी से मतलब होना चाहिए। और नौकरी से जिसको मतलब है उसको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा। और फिर देखना कि एक एक क्वेश्चन कवर होगा आपका। जैसे अभी आप लोगों ने हिमालय मेरे से पढ़ा, आप लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी पढ़ा, तो आप उससे क्वेश्चन लगा के देखो ना। आज से पहले किसी भी पेपर के अंदर आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चन अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़े हैं वहां से लगा के देखो। यदि वहां से हमारे क्वेश्चन कवर नहीं हो रहे तो आप बोलिएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं तो इसका मतलब हम बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप समझो। बेटा हम बात करेंगे, भारत में प्रवेश कर लिया सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम क्या है फिर? अरुणाचल प्रदेश में बच्चों इसका नाम है दिहांग। कौन सी नदी? दिहांग नदी। बेटा अरुणाचल प्रदेश के बाद ये आती है आसाम राज्य में, और आसाम राज्य और अरुणाचल प्रदेश राज्य के बॉर्डर के ऊपर इस दिहांग नाम की नदी में दो और नदियां अपना पानी गिराएंगी। और वहां पर इन तीनों नदियों के जल को हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र सबसे पहले। तो बेटा ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र सबसे पहले। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र सबसे पहले कौन से राज्य में? आसाम राज्य में, जिसको हम असोम भी बोल देते हैं। तो आसाम राज्य में बेटा सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ठीक है। ये जो आसाम के अंदर हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, बेटा जब ये आसाम में आगे बढ़ती है तो इसके बीच में एक बहुत बड़ा
जमीनी भाग हमें नजर आएगा। लगभग 800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वो जमीनी भाग, उसके चारों ओर बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी का पानी फैल जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में वो 800 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा जमीन का टुकड़ा जब हमें दिखाई देगा तो उसे हम बोलेंगे नदीय द्वीप। और आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सी नदी के बीच में है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप का नाम आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड इसे बोलेंगे। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इसे हम बोलेंगे बेटा, इसका नाम है माजुली। कौन सा द्वीप है ये? माजुली द्वीप है। और माजुली जो द्वीप होगा वो बच्चों कौन से राज्य में? आसाम राज्य में। ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसको आसाम सरकार ने क्या घोषित कर दिया है? जिला घोषित कर दिया है। आसाम सरकार द्वारा बेटा इसे जिले का दर्जा दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? जिले का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है। तो ये आपका लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड होगा। ठीक है बच्चों, माजुली द्वीप के आगे एक और द्वीप आता है। इसको हम विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप बोलेंगे। विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड बच्चों, उसका नाम है उमानंदा। कौन सा द्वीप है? उमानंदा द्वीप। बेटा ये भी कौन से राज्य में है? आसाम राज्य में। और नदी कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है आसाम के बाद बांग्लादेश में बहती है बच्चों। और बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। तो बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोल देते हैं? जमुना नदी बोल देते हैं। कौन सी नदी बोल देंगे? जमुना नदी। बेटा हम बात करें तो पद्मा नदी, जिसका नाम गंगा, भारत के अंदर, पद्मा बांग्लादेश में। और बेटा जमुना नदी बांग्लादेश में और भारत में, इसको हमने बोल दिया ब्रह्मपुत्र। जब ये दोनों नदियां मिलती है तो एक तीसरी जलधारा बनती है, उसको बोलते हैं मेघना। और आपसे पूछ ले कि मेघना नदी कहाँ बहती है बेटा, तो आप बोलेंगे बांग्लादेश में। ठीक है, कहाँ बहती है? बांग्लादेश के अंदर बहती है। हम बात करें तो भारत की ये सबसे चौड़ी और गहरी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी व गहरी नदी। बच्चों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सॉरी, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है एशिया महाद्वीप का दक्षिणतम हिस्सा। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणतम भाग को हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं। और ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है बच्चों, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी होगी। भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है बेटा? गंगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितने किलोमीटर है? 2900 किलोमीटर। लेकिन हम बात करें तो भारत में इसकी लंबाई कितनी होगी? तो भारत में इसकी लंबाई होगी 916। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारत में इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, तो हम बोल देंगे 916 किलोमीटर है। ठीक है।
ब्रह्मपुत्र के बारे में और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इस नदी की लंबाई और कौन सी नदी के बराबर है, तो बेटा ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सिंधु नदी के बराबर है। बेटा सिंधु नदी की लंबाई हमने 2880 किलोमीटर पढ़ी थी, इसकी कितनी पढ़ी है, 2900। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग सिंधु नदी के समान है बच्चों, इंडस रिवर के समान है। तो ये विश्व की दो ऐसी नदियां हैं जिनकी लंबाई लगभग समान है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। बच्चों हमने पढ़ा था राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 जो गंगा नदी के अंदर है। तो जलमार्ग नंबर 1 गंगा नदी में है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी में है बेटा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल वाटरवे 02। ठीक है, ये जो है ये सादिया से दूबरी पट्टी के बीच बनाया गया है। सादिया आसाम के अंदर जगह है और दूबरी पट्टी भी बेटा आसाम के अंदर है। सादिया से दूबरी पट्टी, सादिया से दूबरी पट्टी। ठीक है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ही इसको निर्धारित किया गया है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। बेटा मैंने भारतीय उपमहाद्वीप बोला है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। मैंने भारत नहीं बोला, मैंने भारतीय उपमहाद्वीप बोला है। भारत में तो इसकी लंबाई कितनी बताई है, 916। गंगा की लंबाई कितनी बताई है भारत में, 2071 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितनी है गंगा की, 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही पढ़ेंगे, बाकी मेरे दोस्त इसको बहा के कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की आप सहायक नदियां भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल लता, इसी से कवर हो जाएंगे।